नमस्ते बच्चों। ठीक है। तो चलो पहले मैं यही बात कर लेता हूं कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं लेक्चर्स को लेके। तो एक बात आप लोग समझिए, ठीक है, कि आपको फिजिक्स के मैं पर वीक कितने लेक्चर भेज रहा हूं? 9 लेक्चर। ठीक है, वो भी लास्ट वीक से ही स्टार्ट किया है आपने। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। यानी आपको टोटल 9 लेक्चर, 9 घंटे एक वीक में फिजिक्स के लेक्चर भेजे जाते हैं आपको। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको लेक्चर आ रहे होंगे, उनको भी आपको देखना है। ऑलराइट, बट द थिंग इज कि जो आप लोग जैसे वत्सल लिख रहा है वहां पे, या फिर और बच्चे लिख रहे हैं कि रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, यू आर ऑलवेज क्राइंग फॉर रिवीजन। जब आपके पास फ्री टाइम था तब आपने रिवीजन किया? आई डोंट नो। किया होता तो फिर आप अभी नहीं रो रहे होते। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए यू हैव टू फॉलो। सी, सिर्फ हम हैबिचुअल होते हैं चीज़ों के, हमें आराम से रहने की थोड़े दिनों तक आदत हो गई है ना, कि बढ़िया लॉकडाउन में पहले महीने तो कुछ नहीं, बस पेपर चल रहे थे, मस्त हमारा दिन निकल रहा था। फिर थोड़े थोड़े लेक्चर आने स्टार्ट हुए। अब हमको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में चले गए, हमको उतना मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, और जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है, तो आप अपना इंटरनेट पैक अपग्रेड कराइए। आपको इतना कंटेंट देखना ही है, यू हैव टू। ठीक है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन राइट नाउ लेफ्ट विथ यू। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको ये करना ही है, अपना दिन प्लान करिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं सिर्फ अगर फिजिक्स की बात करूं तो आपको फिजिक्स, अगर मैं 2 लेक्चर दे रहा हूं तो आपके 4 घंटे फिजिक्स में जा रहे हैं उस दिन के। ठीक है, तो दिन में 24 घंटे हैं, आपके 4 घंटे फिजिक्स के लिए चले गए। ठीक है, आपके पास बचे 20 घंटे, उसमें से आप नहाना सोना बाकी सब निकाल दो, तो आपके पास 10 घंटे आप उसमें से निकाल दो। ठीक है, आपके पास फिर भी 10 घंटे बचते हैं। उस 10 घंटे में आपको बचता है मैथ्स एंड केमिस्ट्री। थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो कंप्लेनिंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। ओके, एंड दिस अभी हमें इतना चाहिए, और ये ज़्यादा नहीं है, बिलीव में ये ज़्यादा नहीं है। आप अगर इधर पेस में भी आ रहे होते तब भी आप लगभग इतना ही पढ़ाई कर रहे होते। आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती, केमिस्ट्री की, हो सकता है फिजिक्स की भी होती एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लास की जगह आपको होमवर्क होता है ढेर सारा मैथ्स का। सो एट द एंड यू विल बी अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम नियरली, आप मान लीजिए आपके 3 रेगुलर क्लास है ना, और एक भी एक्स्ट्रा क्लास ले लो तो आप 4 क्लास अटेंड कर रहे होते है ना। तो लगभग 6-7 घंटे के आसपास आप यहाँ बिता रहे होते। तो अभी भी मैं मान लूँ कि 2 फिजिक्स आ रहा है आपके पास, ठीक है, और 2 केमिस्ट्री, 1 मैथ्स, तो भी आपके पास कितने घंटे का कंटेंट आ गया? 2, 2, 4 और 1, 5। तो आप कितने घंटे लेक्चर्स पे बिताने वाले हैं? 10 घंटे। इंटरनेट प्रॉब्लम को मैं साइड में रख दूं। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया आपके क्लासरूम स्टडी और वहां की स्टडी में, कि जो क्लासरूम में आप 8 घंटे में कर लेते थे, आपके आने जाने का टाइम बच रहा है। एक वो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्राई टू थिंक, ओके, एंड ट्राई टू फॉलो। मैं देख रहा हूँ कि 10-12 व्यूज आ रहे हैं लेक्चर पे, है ना, और मैं लेक्चर रिमूव भी नहीं कर रहा हूँ इसी वजह से। कितने टाइम से मैंने लेक्चर रिमूव नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं। आपके बहुत पुराने लेक्चर्स भी विजिबल है, आप देख सकते हैं जाके उनको। तो लेक्चर मैं रिमूव भी नहीं कर रहा हूँ इस वजह से कि बाई चांस आपका नेट खत्म हो गया और आप देखेंगे तो आपको अवेलेबल रहे। पर डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि अभी तक पिछले 3 दिन या 4 दिन पुराने लेक्चर्स भी कुछ लोगों ने नहीं देखे हैं। You will have to pay the price. Okay, anyway, let's start the today's class, and that is we are talking about satellite motion. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मोदी की मन की बात जैसा हो गया कि मैं तो अपनी बात बोल दिया, बट यू डोंट हैव द फैसिलिटी टू से। तो आप लोग ग्रुप पे अपनी बढ़ात निकाल सकते हैं। ओके, क्या सो लेट्स स्टार्ट सैटेलाइट मोशन। तो कल तक हमने बात कर ली थी एस्केप वेलोसिटी और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि एटमॉस्फेयर किस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करता है और किस प्लेनेट पे नहीं करता है, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि मून के पास ग्रेविटी है, हाँ है। अर्थ के पास ग्रेविटी है, हाँ है। अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। हालांकि मून प्लेनेट नहीं है, ठीक है, इट्स ए नेचुरल सैटेलाइट ओनली, बट वो तो
भूगोल की बातें हो गई है ना, उसे अपन साइड में रख देते हैं। तो मून अर्थ दोनों के अपने ग्रेविटेशन है, बट मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहां की जो एयर है वो एस्केप कर गई है। मून जब फॉर्म हुआ होगा तब मून भी एक हॉट गैस का एक स्फीयर रहा होगा, एकदम गैस का स्फीयर, धीरे धीरे ठंडा हुआ होगा, उसमें से गैसेस बाहर गई होंगी, लिक्विफाई हुआ होगा, फिर सॉलिडिफाई हुआ होगा। तो जो गैसेस बाहर जा रही थी वो मून ट्रैप नहीं कर पाया, वो गैसेस एस्केप कर गई मून को। क्योंकि जो दो टर्म होते हैं, गैसेस के पास एक आरएमएस स्पीड होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके सरफेस का जो है, दूसरा एस्केप वेलोसिटी। तो अगर किसी गैस के, किसी प्लेनेट के टेम्परेचर के हिसाब से वहां की जो गैसेस हैं उनका आरएमएस स्पीड अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलता है। और ऐसे प्लेनेट्स जिनका आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वहां की जो गैसेस है वो एस्केप नहीं कर पाती और वहां पे एटमॉस्फेयर रहता है। जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, हालांकि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और भी ढेर सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो। और ये सब हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो सैटेलाइट मोशन, इसमें अपन बात करने वाले हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स की। पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट्स। दे आर इजी टू डील मैथमेटिकली। इसके बाद हम प्लेनेटरी मोशन में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स देखिए क्या है आपके पास, ये आपका प्लेनेट है, ठीक है, दिस इज योर प्लेनेट जिसका मास m है, रेडियस r है, और किसी पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर जाके आपने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, ठीक है, और उसे कौन सी ऑर्बिट में मूव करना है, उसे मूव करना है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, इट हैज टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। ऑलराइट, सो this is center of planet, this is satellite, this small r I call it orbital radius। ये जो r आप देख रहे हैं इसे बुलाते हैं अपन orbital radius। ध्यान रहे ऑर्बिटल रेडियस कहां से कहां मेजर हो रही है, सेंटर ऑफ प्लेनेट, नॉट सरफेस, टू सैटेलाइट। ठीक है, सेंटर ऑफ प्लेनेट से सैटेलाइट तक ये मेजर हो रही है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैंने इस सैटेलाइट को यहां तक कैसे भी करके पहुंचा दिया और यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, तब तो ये स्ट्रेट लाइन में फॉल करेगा, समझ रहे हैं, गिर जाएगा प्लेनेट पे। पर अगर मैं यहां पे इसे एक सुटेबल स्पीड दे दूं, जैसे हम ऑर्बिटल स्पीड बोलेंगे vo, तो ये नहीं गिरता है, तो फिर ये इस सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। और बहुत आसान है, आप लोग आराम से बता सकते हैं कि इस vo की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसके पास एक फोर्स लग रहा है, दिस इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स फ्रॉम द प्लैनेट एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस। तो आई एम डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड कैसे लिखोगे आप, यू विल बी राइटिंग दिस, फोर्स on small m by capital M must be equal to the centripetal force needed by it, which is mv naught square by r. This will be equal to g capital M small m divided by r square is equal to m v naught square by r. R and r cancels out, m and m cancels out. So what you get is v orbital, vo you get, and it is equal to square root of g m बाय आर। तो आपको क्या मिल गया, ऑर्बिटल स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंडिंग ऑन मास, इट इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस, एंड इट इज द कांस्टेंट कैपिटल जी। दिस इज योर ऑर्बिटल स्पीड। नाउ द गुड थिंग इज ऑर्बिटल स्पीड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, ये सिर्फ ऑर्बिटल रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो कोई भी सैटेलाइट किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने उसे कितनी स्पीड इंपार्ट की है। ड्यू टू सम रीजन अगर इसकी स्पीड कम होती गई तो ये इसकी जो रेडियस है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी
तो इसकी जो रेडियस है वो भी बढ़ेगी। तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड फ्रॉम हियर नाउ। और ये बड़ी स्पेसिफिक है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे यही आपकी क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड होगी। नाउ नियर अर्थ सरफेस या नियर अर्थ ऑर्बिट्स, यानी ऐसे ऑर्बिट्स जो कि अर्थ सरफेस से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होती, अर्थ सरफेस के काफी क्लोज होती हैं, उनकी ऑर्बिटल रेडियस को क्या माना जा सकता है, कैपिटल R। तो फिर उनका जो ऑर्बिटल स्पीड निकलता है वो कितना निकलता है, रूट ऑफ gm/r। एस्केप वेलोसिटी कितनी रहती है, रूट ऑफ 2gm/r। तो ऐसे केस में फॉर नियर अर्थ केस आपकी जो एस्केप स्पीड है वो ऑर्बिटल की स्क्वायर रूट 2 टाइम्स रहती है, नॉट ऑलवेज, ओनली नियर अर्थ ऑर्बिट्स के लिए, ठीक है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल उठता है ऑर्बिटल स्पीड के बाद टाइम पीरियड का। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालोगे टाइम पीरियड, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने v निकाल लिया है। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 pi r divided by VO, so it will be equal to 2 pi r divided by root of gm/r, so you get 2 pi divided by root of gm into r to the power 3/2, and this is important formula for us to understand कि time period in circular orbit is coming 2 pi by square root of gm r to the power 3/2. So I want you to remember this formula, ठीक है। और यहीं से हम दिखा सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। यही इलिप्टिकल के केस में कैप्लर्स थर्ड लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। हम कैप्लर्स लॉज पढ़ेंगे। तो दिस इज कैप्लर्स थर्ड लॉ दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। तो सपोज आई हैव टू सैटेलाइट्स, एक का ऑर्बिटल रेडियस r है, दूसरे का ऑर्बिटल रेडियस 2r है, तो इनके टाइम पीरियड का रेशियो आप फाइंड बड़े प्यार से कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन, ऑलराइट, ओके। नाउ इसके बाद मुद्दा उठता है कि टोटल एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। सो लेट अस फाइंड दैट पार्ट आल्सो। मीन वैल्यू, नोट दिस डाउन, ओके। So I'm going to find total energy of satellite in circular orbits. और एग्जाम में भी सैटेलाइट टर्म यूज किया जा रहा है, ऑर्बिट कुछ नहीं दिया है, तो आप डिफॉल्ट सर्कुलर ही मान के चलने वाले हैं। नाउ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस प्लेनेट, इट इज ऑफ सिस्टम, ओके। पर हम इसे एट्रीब्यूट कर देते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को, ठीक है, इट इज फॉर सिस्टम, क्योंकि प्लेनेट की एनर्जी चेंज नहीं हो रही होती है मोशन से। खैर, लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एनर्जी को मैं ई से लिख रहा हूं। नाउ डोंट कंफ्यूज ई विथ फील्ड हियर, ई इज एनर्जी हियर, इट विल बी समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, which you write u, so it is k plus u. What is kinetic energy of satellite having some orbital radius r? It will be half of mass of satellite into v square, okay, which you can write half of it is vo हो जाएगा, m into vo की जगह अपन पुट करेंगे तो gm by r हो जाएगा। So what is kinetic energy of satellite? It is gm by 2r, and you should remember this. This is kinetic energy of a satellite in its orbit. G is, you already know, capital M is mass of planet, small m is mass of satellite, r is orbital radius. I am again repeating, okay. Now potential energy, see potential energy, you already know, potential energy of satellite will be equal to mass of satellite into potential due to the planet at that point. ऐसे लिखते हैं potential energy. So potential energy will become m into minus of gm by r. It is outside point, yes, for the planet which is sphere. So u is minus of gmm by r, so you get u is minus of gmm by r. Again you are going to remember this result also.
This is potential energy minus gmm by r, kinetic energy gmm by 2r. Then comes the total energy. Total energy is summation of kinetic plus potential. So we write total energy, which is kinetic, is gmm by 2r plus minus of gmm by r, which comes out to be minus of gmm by 2r. This is formula for total energy. अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, और यू से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जस्ट यू कैन से डबल ऑफ टोटल एनर्जी. उल्टा तरीके से भी याद रख सकते हो कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज total energy is potential energy by 2. ऐसे भी याद रख सकते हो आप, दोनों तरीके से ध्यान रखें, ठीक है. इट्स योर चॉइस. देख पा रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ठीक है. However, kinetic energy does not depend on reference value. यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही gmm by 2r आने वाली है, पर पोटेंशियल एनर्जी gmm by r तभी आएगी जब रेफरेंस क्या है ना. व्हाट इज रेफरेंस ऑफ दिस इज u फॉर r टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वो क्या मानी गई है, 0. वैसे ही e फॉर r टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वो भी क्या मानी गई है, 0. खैर मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, e r टेंडिंग टू इनफाइनाइट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट दिस इज द रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, दैट्स व्हाई टोटल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, जस्ट लाइक एसएचएन. बट आपको बता दूं मैं कि ये जो रिलेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेम टू सेम रिलेशन आपको बोर मॉडल में भी मिलेगा. शायद आपने केमिस्ट्री में देखा भी हो कि जो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, दे possess द सेम काइंड ऑफ रिलेशन कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी. या सो ये रिलेशन आपने वहां भी देखा है, वहां भी ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है. मैं भी आपको मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा यही चीज बोर मॉडल में, तो आप यहां भी समझ लो, ठीक है. So this is the energy idea of these orbits. I hope आपने ये याद कर लिया होगा, ठीक है. अब काम की बात कर लेते हैं अपन. इसे नोट करने के बाद लिखिएगा, लिखिए. ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट. दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है. टाइम पीरियड फॉर्मूले तो याद रखने ही है, मैं वापस बोल देता हूं, सुन लो. v ऑर्बिटल रूट ऑफ g कैपिटल M बाई स्मॉल r. v एस्केप सरफेस से हमको याद रखना है, क्या था एस्केप का फॉर्मूला, रूट ऑफ 2gm बाई कैपिटल R, ठीक है. ध्यान रखिए ये बात. अब अगला फॉर्मूला टाइम पीरियड का, t इज 2 पाई बाई रूट gm इंटू r टू द पावर 3/2. r इज ऑर्बिटल रेडियस विच इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेनेट टू द सैटेलाइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. और इसमें जो काम की बात है विच इज केप्लर्स थर्ड लॉ, दैट t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. ना ये मेरा क्वेश्चन है, अगर आप क्लासरूम में होते तो मैं आपसे ही आंसर जानना चाहता, ठीक है. इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट conserved in circular orbits? I still keep it as a question. Okay, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इसका आंसर जानने में, तो मैं ग्रुप पे जरूर आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आंसर क्या है. तो आपको हाँ या ना में उत्तर देना है और रीजन भी समझाना है. मेरा सवाल है, इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट कंजर्व्ड
इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, दोनों जवाब। फिर मेरा अगला सवाल है आपसे, इस लीनियर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट प्लस प्लेनेट, लीनियर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट प्लस प्लेनेट सिस्टम इज कंजर्व्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट? ये भी आपको वैसे ही जवाब देना है। तीसरा मेरा सवाल है, इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट about center of planet conserved in circular orbit? चौथा सवाल है, is angular momentum of satellite plus planet about center of planet conserved in circular orbit? Angular momentum of satellite plus planet about center of planet conserved in circular orbits? तो ये 4 सवाल पूछे हैं मैंने, and I am very much eager and interested to know what are your views on it. Okay? And be positive, पढ़ते रहिए, ये ज़्यादा टेंशन्स लेने के पॉइंट्स नहीं है, ठीक है? और हाँ, नीट वाले लोग तो मुझे लग रहा है कि एकदम बेफिक्रे हो गए हैं, है ना? ग्रुप पे भी कुछ नहीं है, मैं लेक्चर डालते जा रहा हूँ, मेरे ही मैसेज दिखते हैं बस ग्रुप पे अकेले। खैर, whatever is the face, talk clear and follow. Sometimes you have to work hard beyond your limits. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं इसी आइडिया पे जो हमने अभी लिखा है। अब पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि जेई मेंस और नीट में ज्यादा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं कि आपसे रेशियो पूछेगा इसके वेलोसिटी का 2 प्लेनेट के लिए किसी कंडीशन में, आपसे पूछ लेगा रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 2 डिफरेंट सैटेलाइट, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ 2 डिफरेंट सैटेलाइट्स, एनर्जीज, काइनेटिक, पोटेंशियल, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट। ओके, एंड इस पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। फॉर्मूले हैं, सीधे रेशियो लेना है, आपको देखना है कौन सा टर्म क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए, if potential energy of far away point यानी at infinite is taken as 100 joule, then what will be kinetic energy and total energy, kinetic energy, total energy and potential energy of a satellite having orbital radius small r, mass small m, mass of planet capital M and radius of planet capital R will be? So यही है सवाल, बस मैंने बोल दिया कि रेफरेंस अभी 0 नहीं है, आपका जो रेफरेंस है वो 100 जूल है। तो सोचिए, तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, जब आपने इन्फाइनाइट पर रेफरेंस कितना लिया 0, तब आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है, -GMM/r। अगर आपने रेफरेंस 100 ले लिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की भी 100 से बढ़ जाएगी, सीधा सीधा। समझ पा रहे हैं? दिस इज ओल्ड सिनेरियो, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। सबसे पहले वही टर्म लिख लिया जो कि रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है? समझ में आ गई ये बात की नहीं? जैसे सपोज मैं हर सामान 10 रुपए से महंगा कर दूं और हर व्यक्ति की इनकम भी 10 रुपए से बढ़ा दूं, तो जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा किसी की भी? नहीं, फालतू में आप ज्यादा पेपर करेंसी और वेस्ट कर रहे होगे। यस, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अब देखिए, -GMM/r + 100, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती ही नहीं है,
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अब भी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जो सॉल्व करने के बाद कितनी निकलती है, जी एम एम बाय आर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, जी एम एम बाय 2r। ठीक है, पोटेंशियल टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या आएगी अपने पास, माइनस ऑफ जी एम एम बाय 2r प्लस 100। अब ये फॉर्मूलेस जो मैंने इधर शॉर्टकट्स लिखवाया आपको, ये दे आर नॉट वैलिड व्हेन रेफरेंस that is at infinite potential energy is not taken as zero। तो बस वहां पे हाईलाइट करके लिख लें कि वो जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल पोटेंशियल इज डबल ऑफ टोटल, ये वैलिड सिर्फ तभी होंगे जब आपका रेफरेंस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज जीरो एट इनफाइनाइट सेपरेशन। अगर नहीं है तब आप बेसिक से जाइए, काइनेटिक चेंज नहीं होगी, ये अभी हाफ ऑफ एम वी ओ स्क्वायर होगी, ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर, पोटेंशियल जो हुआ करती थी उसमें वो रेफरेंस वैल्यू ऐड हो जाएगी एज इट इज, टोटल वो भी जो हुआ करती थी उसमें वो रेफरेंस वैल्यू ऐड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन एंड लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। चलिए लिखिए, ए सैटेलाइट ऑफ मास m is revolving around a planet of radius r. A satellite of mass small m is revolving around a planet of radius r, capital R, mass capital M, and orbital radius is small r। ठीक है, ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, नीट वालों को भी करना है अच्छे से ऐसा। अब मेरा फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट मिनिमम एडिशनल स्पीड is required for this satellite to escape the gravitational field of the planet। ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ऑलरेडी, अब मैं इसे कम से कम कितनी स्पीड और दे दूं एक्स्ट्रा जिससे कि ये एस्केप कर जाए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप एक्स्ट्रा स्पीड कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो पार्ट यहां पे पूछ रहा हूं, यानी इसी पार्ट के अंदर दो पार्ट हैं। पहला, इफ एडिशनल स्पीड इज प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी टेंजेंशियली। तो या ऐसे ये सैटेलाइट घूम रहे, मान लो इस प्लेन में ऐसे घूम रहे, जब वो यहां पे इधर जा रहा है मैंने इधर ही और पुश कर दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट, एडिशनल स्पीड इज प्रोवाइडेड in radially outward direction, that is perpendicular, provided in radially outward direction, that is perpendicular to the orbital velocity। so अभी मुझे चाहिए कि इन दोनों ही केसेस में what will be the value of minimum additional speed so that satellite escape the gravitational pull of planet। तो escaping कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो ये मेरा प्लेनेट है और ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है। ठीक है, सैटेलाइट मान लो यहां पर ही है, ये ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल रेडियस दिख रहा है आपको, दिस इज O, दिस इज S एंड इट इज ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, नाउ ये ऑलरेडी सैटेलाइट किसी ऑर्बिटल
रेडियस में जब है तो इसके पास उस रेडियस के हिसाब से ऑर्बिटल स्पीड होनी ही चाहिए। ये वीओ से जा रहा है, मैं फर्स्ट केस सॉल्व करता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने इसे एडिशनल स्पीड इंपार्ट कर दी। लेट अस कंसीडर दैट एडिशनल स्पीड इंपार्टेड इज v, ठीक है। सो दैट इसकी जो टोटल स्पीड है वो कितनी बन जाएगी? सो v ऑफ सैटेलाइट आफ्टर इंपार्टिंग दिस विल बिकम v नॉट प्लस v। यस, नाउ व्हाट आई टोल्ड अबाउट एस्केपिंग इज, ये आपके लिए इनिशियल है और अब इसे इतनी स्पीड इंपार्ट कर दो कि ये भाग जाए, ठीक है। भाग जाए मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाए फ्रॉम प्लेनेट टू दिस, ये किधर अप्रोच करने लगे? इनफाइनाइट। ये आपके लिए आर फाइनल हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। और भाग जाए और यहां पे ये किस पे आ जाए? रेस्ट पे, टू एंश्योर कि मैंने मिनिमम ही इंपार्ट किया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये आपके लिए इनिशियल, वो आपके लिए फाइनल, और आप लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। कल हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस आइडिया पे। तो क्या आ जाएगा अपने पास? इनिशियल एनर्जी लिखिए यहाँ पे सैटेलाइट की। आप फॉर्मूला मत लगाइएगा, इनिशियल एनर्जी यहां से आएगी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नाउ डोंट राइट माइनस gmm/2r बिकॉज अब आपकी स्पीड vo नहीं बची है, दैट इज vo प्लस v। सो राइट प्रॉपर इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। So use it. What is kinetic energy initial? Is half of m into vo plus v का whole square plus minus of gmm/r is equal to, आप उसे रेस्ट पे लाना चाह रहा है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी 0 है, तो आपके पास क्या आ जा रहा है वहां से? vo plus v का whole square is equal to 2gm/r. Yes, and this is the escape velocity from that. Yes, so escape velocity from this satellite is root of 2gm/r. Note it. ठीक है, but you don't have to impart this part. What you got here? This is v orbital plus the additional you are giving, which is root of 2gm/r. So you just need to give this much, 2gm/r minus vo. And what is vo in terms of these numbers? So it is 2gm/r minus root of gm/r. This is the vo. So you can also write the additional speed which you will be imparting is nothing but root 2 minus 1 root of 2gm/r. ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात आप नोट कर सकते हैं इन जनरल, जो कि मैंने नियर अर्थ ऑर्बिट के लिए ही लिखवाई थी, कि जो v एस्केप है वो ऑर्बिटल के इक्वल है। इट इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द ऑर्बिट, सरफेस से नहीं, एंड दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी एस्केप कराने के लिए आपको कम से कम इतनी चाहिए, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं। सो इट इज ट्रू फॉर दैट ऑल्सो, पर वो एस्केप कहाँ की रहनी चाहिए? ऑर्बिट की, नॉट ऑफ सरफेस। समझ गए क्वेश्चन? तो आपको एडिशनल कितनी इंपार्ट करानी पड़ी वेलोसिटी? रूट 2 माइनस 1 रूट ऑफ gm/r। अब समझो अगर परपेंडिकुलर रहता तो क्या? तो मैं इसे मिटाऊंगा, तो अब इसे नोट कर लो। चलो देखते हैं, परपेंडिकुलर रहता तो क्या? तो मैं ये v उसे नहीं देता, तो फिर मैं क्या करता? देखो, तो ऑर्बिटल तो थी भाई उसके पास इस डायरेक्शन में, ऑर्बिटल तो पहले से ही थी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो एडिशनल इंपार्ट कर रहा था मैं रेडियली इंपार्ट किया, रेडियली आउटवर्ड। दिस इज माय एडिशनल स्पीड इंपार्टेड हियर। ओके, सो व्हाट यू गॉट? द टोटल, ये आपके एडिशनल है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल स्पीड कितनी हो गई सैटेलाइट की? सैटेलाइट विल गो लाइक दिस, दिस इज vs। सो आपकी जो vs है सैटेलाइट, इट बिकेम नाउ रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस vo स्क्वायर। यस, और अब ये कुछ इस तरीके से भागेगा। मैं पाथ जानबूझ के वही कर दिया, मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो ना इट विल गो लाइक दिस, ऑलराइट। तो इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे आपके? कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं आने वाले इक्वेशंस में। क्या आएगा? बस यहाँ पे आप जो vo प्लस v लिख दिया है,
वो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। आप समझ ही पा रहे हैं, ठीक है। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, बाकी एटम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन आगे देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। तो हमें मिल रहा है कि आपका जो v स्क्वायर है वो आ जा रहा है रूट ऑफ 2gm/r, ठीक है, माइनस vo स्क्वायर, नॉट रूट, सॉरी, दिस। सो व्हाट यू आर हैविंग, द v इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r minus gm/r. Yes, so what you are having, the additional which you have to impart is gm/r, and gm/r was nothing but your VO. So this is the answer for your second part when you are imparting in perpendicular direction. ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसे सॉल्व करने में। यस, एक बार मैं चेक कर लूं सब कुछ ठीक है। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, और ये वहाँ पर जाएगा 2gm/r, बिल्कुल सही है, तो इट विल बी माइनस ऑफ दिस gm/r, परफेक्ट। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे कितनी इंपार्ट करनी पड़ रही है, रूट gm/r, और यहाँ पे कितनी करनी पड़ रही है, लेस देन रूट gm/r, क्योंकि √2 इज 1.414, उसमें से 1 गया तो 0.4 टाइम्स दिस नंबर, एंड हियर इट इज कंप्लीट दिस नंबर, या। तो इस केस में आपको ज्यादा स्पीड इंपार्ट करनी पड़ रही है, एडिशनली इसमें कम इंपार्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। चलिए, अब दोनों केसेस में बताइए मुझे इंपल्स इंपार्टेड कितना हुआ, फाइंड। अगला पार्ट इसी का, फाइंड इंपल्स इंपार्टेड टू द सैटेलाइट इन बोथ द केसेस। तो इंपल्स कैसे लिखते हैं अपन, इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो इन द फर्स्ट केस आंसर आपके पास यहां दिख रहा है, तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, इंपल्स इंपार्टेड। तो जब आपने कोई धक्का नहीं मारा सैटेलाइट को, ठीक है, उससे पहले सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट केस में, इनिशियली जो सैटेलाइट है आपका वो वीओ से जा रहा है, और फाइनली वो वीएस से जा रहा है, ठीक है, सैटेलाइट। तो आप जो इंपल्स इंपार्ट लिख देंगे वो वी फाइनल माइनस, आई मीन एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वैक्टोरियली, डेफिनेटली यू विल राइट वेक्टर्स, पर डायरेक्शन सेम है, इसलिए वही आ जाएगा। सो वीएस इज सिंपली व्हाट you have VO plus V minus V. Yes, so what is the impulse imparted? Is this simply m into V, ठीक है, which you can write your answer, which is √2 minus 1 into m into root of gm/r. Now what about the second part? इसी का सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा impulse imparted में? तो सेकेंड पार्ट में भी समझ लीजिए, इनिशियल क्या है वहां पे, इनिशियली सैटेलाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है वीओ से, फाइनली उसके पास वीओ तो है ही है, साथ में ये वी और आ जा रही है, ठीक है। तो आप एक्स वाई डायरेक्शन इंक्लूड कर लीजिए, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो इंपल्स इंपार्टेड विल बी वी फाइनल विच विल बी एम इंटू वी नॉट आई कैप प्लस वी जे कैप माइनस वी नॉट आई कैप. So this cancels out. So it is the impulse imparted as mv j cap, and you know the v of second part, which is root of gm by r. So you get this answer as m root of gm by r into j cap. So this is the impulse imparted in second part. Energy imparted भी निकाल सकते हो आप, है ना? You can also find energy imparted in that part. ठीक है, आगे बढ़े, चलो इसे मिटा देते हैं.
ओके, अपन बात कर लेते हैं वेटलेसनेस जैसे फिनोमिना कि सैटेलाइट में अगर आप हैं तो आपको वेटलेसनेस फील होती है। वो क्यों होता है? वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट, ठीक है। मतलब आपको ये लगता है जैसे कि आप जिस सरफेस पे हैं सैटेलाइट के अंदर, आप जिस सरफेस पे खड़े हुए हैं वो सरफेस को आप प्रेस नहीं कर रहे। क्या आप ग्रेविटी एक्ट होना बंद हो जाता है? नो, ग्रेविटी एक्ट हो रहा होता है, ठीक है। आप हल्के लगेंगे खुद को, पर जीरो तो नहीं लगना चाहिए आपको खुद का वेट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये रही आपकी प्लेनेट को थोड़ा छोटा दिखा देते हैं अपन, ठीक है। सो हियर इज द प्लेनेट, और इससे यहां पे दिस इज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। और सैटेलाइट को थोड़ा कंपैरेटिवली मैं बड़ा दिखा रहा हूं, यहां पे ना बड़ा होता नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मान लो यहां पे एक वेइंग मशीन रख दी मैंने, इसी से समझेंगे अपन, इट इज वेइंग मशीन, और इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये वर्टिकली है उसके लिए, ठीक है। दिस इज वेइंग मशीन WM। नाउ इसका मास, इस व्यक्ति का मास आप स्मॉल m ले लीजिए और देखते हैं इसे वेटलेसनेस क्यों फील हो रही है। ये ऑर्बिट में है तो ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? v ऑर्बिटल से। सो लेट अस एनालाइज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मैन। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मैन इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, जो कितना आ जाएगा? ये ऑर्बिटल रेडियस r है, ग्रेविटेशनल पुल लिख ही लेते हैं एक बार, F ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ। सैटेलाइट का जो मास है वो तो निग्लिजिबल फोर्स लगाएगा इस पे, और इस पे एक अच्छा वाला फोर्स आ रहा है, इज नॉर्मल, और नॉर्मल ही आपका W अपेरेंट रहेगा, अपेरेंट वेट, क्योंकि आप अपेरेंट वेट या वेइंग मशीन की रीडिंग ही वही अपेरेंट वेट है, तो ये n के इक्वल ही रहेगा। अब ये n इसके इक्वल रहना चाहिए था अगर ये घूम नहीं रहा होता, पर ये इस ग्राउंड से देखने पे किस में जा रहा है? इट इज गोइंग इन ए सर्कल। सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट एज दिस F ग्रेविटेशनल जो इस पे एक्ट हो रहा है माइनस दिस नॉर्मल is equal to mv square by r. Now you want normal, so normal is F gravitational minus this mvo square by r. So normal is equal to, what is F gravitational? It will be gmm by r square minus m by r. What is vo? Is root of gm by r. So what you have? N is gmm by r square minus gmm by r square, because इसका स्क्वायर होना है ना, m by r into v square. So you got 0. So what is happening? This man is in the free fall. ये फॉल कर रहा है ना, पर इसकी फॉल रेडियल में नहीं है, टेंजेंशियल में है ना, और इसीलिए इसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे एक्सेलरेट कराने में ही चला जा रहा है। इट इज नॉट एबल टू प्रेस द सरफेस ऑन विच ही इज स्टैंडिंग। सो उसे क्या लग रहा है खुद को कि वो वेटलेसनेस फील कर रहा है। तो उसे अगर यहीं पर रहना है, सपोज वो थोड़े टाइम के लिए जंप कर गया, यहाँ से हवा में आ गया, तो फिर ये सीधा रूफ से ही टकराएगा, इसे रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। सो दिस हैपेंस, ओके। अब अगर इन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन रिवॉल्व द सैटेलाइट along this line like this, या फिर like this. if they can revolve like this, तो फिर this man will feel कि इसे पुश किया जा रहा है अगेंस्ट द वॉल। तो ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है इन सैटेलाइट्स, कि आप सैटेलाइट इटसेल्फ को ऐसे रिवॉल्व करना चालू, वहीं पर रोटेट कराना चालू कर देते हैं उसकी बॉडी को, तो आपको लगता है कि आप सरफेस को क्या कर रहे हैं? प्रेस। दैट ओके? ऑलराइट। अदरवाइज उसमें आपको क्या लगेगा? वेटलेसनेस। रीजन समझ गए? ओके। अब एक स्पेशल टाइप की सैटेलाइट्स होती है जिनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। ये यूज की जाती है टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। तो क्या पर्पस होता है इनका, इनमें स्पेशलिटी क्या है बाकी सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में, ये भी हम समझ लेते हैं। एंड सैटेलाइट लॉन्चिंग इज नॉट ए जोक। आपको बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे जाके एकदम प्रिसाइज पॉइंट से, प्रिसाइज स्पीड से, सैटेलाइट तो एक बॉक्स होता है कनेक्टेड विद सम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, यस।
सोलर पैनल्स जो उसे पावर दे। सपोज ये मेरा सैटेलाइट है, दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस इज द रॉकेट। यस, तो आप क्या करते हो, आप रॉकेट से सैटेलाइट को पहले हाइट पे ले जाते हो, फिर आपका रॉकेट वहां पे एंगल चेंज करता है टेंजेंशियली, उसके बाद रॉकेट पीछे भागता है, ये पार्ट इजेक्ट होके इधर से वेलोसिटी मिल जाती है और प्रॉपर वेलोसिटी मिलती है, तो फिर ये अर्थ के चारों ओर क्या करने लगता है, ऑर्बिटिंग यानी सर्कुलर मोशन में जाने लगता है, और यही हो गया, लॉन्च हो गई आपकी सैटेलाइट। ठीक है, बट इसके लिए प्रिसीजन बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे उतनी वेलोसिटी मिलना इज नॉट ए जोक। और कुछ गड़बड़ रहा तो हो सकता है ये सैटेलाइट एस्केप कर जाए अगर आपने जरूरत से ज्यादा दे दी, यानी वो कभी क्लोज ऑर्बिट में आए नहीं, यहां से जाए 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 दूरी जाती रहे बस। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने कम वेलोसिटी दी तो वो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, तो देखिए वेटलेसनेस के बाद हम देखने वाले हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी नाम से भी दिख रहा है आपको कि जियो मतलब अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में रुकी हुई सैटेलाइट। देखो क्या, अर्थ खुद घूमती है कहां से कहां, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ खुद घूमती है किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ भी ऐसे घूम रही है, ये अर्थ की इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर ऑफ अर्थ। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हो। ओके, अब अगर मैं एक सैटेलाइट लॉन्च करूं, सैटेलाइट तो आप किधर भी लॉन्च कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्बिट करने लगेगी अर्थ को, ऐसे ऑर्बिट कर सकते हैं सैटेलाइट, ऐसे कर सकती है, बस सबके सेंटर किससे कोइंसाइड करने चाहिए, सेंटर ऑफ प्लेनेट से। अगर मैं सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च करूं, इक्वेटोरियल प्लेन में मतलब यहां लॉन्च करूं, हियर इज द सैटेलाइट। ठीक है, ये डिस्टेंस और ज्यादा होती है, अब अर्थ के सेंटर से या अर्थ की सरफेस से क्या मैं किसी भी जगह लॉन्च कर दूं तो चल जाएगा, जियो स्टेशनरी है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ही आती है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो दिस इज माय ऑर्बिटल रेडियस, पूरा ओ से लेके एस तक, इसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस, आर पूरी डिस्टेंस। अब यहां अगर मैं लॉन्च करूं इस तरीके से कि सैटेलाइट ऐसे घूमे। ठीक है, आपको मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, लेट मी सी, this satellite is going to rotate like this. Can you feel? ऐसा ओके, आप मेरे हाथ का मूवमेंट देख सकते हैं, यानी ये जो इक्वेटोरियल प्लेन समझ रहे हैं, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, इसी प्लेन में सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और वो सैटेलाइट भी किधर से किधर ही रिवॉल्व होना चाहिए, जिधर अर्थ रिवॉल्व हो रही है, अर्थ ऐसी रिवॉल्व हो रही है तो सैटेलाइट भी ऐसी रिवॉल्व होनी चाहिए। So this is V orbital. अब यहां पे मैंने खड़ा कर दिया एक आदमी। अब आदमी की आंखें तो इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि उसे उतनी दूर की चीजें दिखे, तो मैं यहां पे एक एंटीना लगा दे रहा हूं। ठीक, कंसीडर दिस इज एन एंटीना विच इज रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम दिस। अब इस एंटीना के रेस्पेक्ट में अगर ये सैटेलाइट स्टेशनरी रहे तो इसे बोलेंगे जियो स्टेशनरी। वो कब हो पाएगा कि जितनी देर में भाई ये अगर कोई भी एंगल थीटा टर्न करता है, दिस इज एंटीना, ठीक है, ये अगर कोई भी एंगल थीटा टर्न करता है ओके इधर, तो उतनी देर में अगर ये यहां से चल के यहां पहुंच जाता है, थीटा एंगल घूम गया, तो भाई हमारी सैटेलाइट को भी इतना घूम जाना चाहिए कि ये हमेशा एक ही लाइन में रहे। ठीक है, तो इस एंटीना को वो सैटेलाइट हमेशा उसी के ऊपर दिखती रहेगी, मतलब इसके रिलेटिव सैटेलाइट किस पे है, रेस्ट पे है ना, इसीलिए से बोलते हैं जियो स्टेशनरी, यानी अर्थ की एक लोकेशन से सैटेलाइट आपको स्टेशनरी दिखेगा। ऐसे ध्रुव तारा होता है, अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलता है, तो वो एक ऐसी लोकेशन पे है, पोलर लोकेशन पे होता है वो, कि अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है हमेशा सेम दिखती है। सन की पोजीशन सेम नहीं दिखती हमें, सन एक ही जगह है, सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन तो अपनी जगह बदलता रहता है ना। आप जैसे देखेंगे कि मेरे बगल वाले पड़ोसी के घर की साइड से सन निकला और दूसरे बगल वाले पड़ोसी के साइड में जाके वो शाम को डूब गया, है ना। जबकि ध्रुव तारा जो है
वो आपको जिधर दिख रहा है, जिस एंगल पे जिधर दिख रहा है आप उधर ही देखते रहेंगे उसे, क्योंकि वो पोलर लोकेशन पे अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब चलो खैर ये अपन छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि जियो स्टेशनरी का क्या मतलब है। क्या ये पॉसिबल है ऐसा कि एक सैटेलाइट अर्थ के रिलेटिव हमेशा रेस्ट पे रहे? हाँ जी पॉसिबल है। अब अपन काम की बातें लिख लेते हैं इसके बारे में। तो काम की बातें क्या है? सबसे पहली बात, ये सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में होनी चाहिए। चलो भाई ठीक है। दूसरी बात, इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड के इक्वल होना चाहिए, यानी 24 घंटा। 24 घंटे में अर्थ एक चक्कर लगा लेती है अपनी एक्सिस पे। वैसे ही इस सैटेलाइट को भी अर्थ के चारों ओर घूमने में कितना लगना चाहिए टाइम? 24 घंटा। अगली चीज, इसका सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन, जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, वो अर्थ के रोटेशन के सेंस से मैच करना चाहिए। यानी इसे भी कहां से काम घूमना चाहिए? पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये कहलाएगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लेट्स सी द कैलकुलेशन रिलेटेड टू दिस। तो सबसे पहली बात, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना हो गया भाई? वो हो गया 24 घंटा। अब टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आपको पता है 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ GM इंटू R टू द पावर 3/2। अब अर्थ की बात करेंगे अपन, और हम अर्थ के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द अर्थ। तो अर्थ का मास वगैरह हमें आता है भाई, आता है बिल्कुल, ठीक है। तो अर्थ का मास आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम्स, ठीक है। स्मॉल आर आपके लिए अननोन है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 24। एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 दीज मैनी सेकेंड्स, ठीक है, इन ए डे, यानी 86,400 डायरेक्ट लिख दूं, 86400 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसे यहां पे पुट करके आप किसके लिए सॉल्व करिएगा? आर के लिए। तो आर निकल के आता है आपके पास कैपिटल आर प्लस 36,000 किलोमीटर। अब कैपिटल आर ये हो गया। मैं कैलकुलेशन आप लोग घर पर जरूर करके देख सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो, अदरवाइज मान सकते हैं कि ये आता है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट सरफेस से लेते हैं, एल्टीट्यूड। तो जो हाइट है जिसपे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमें मिलता है अर्थ के लिए, वो होती है 36,000 किलोमीटर। समझ रहे हैं? अब भाई 36,000 किलोमीटर हाइट पर अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, किधर से किधर? वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको उतनी स्पीड ही लगेगी। अब इसकी चिंता ना करें, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड तो आर पे डिपेंड करती है। आर फिक्स कर दिया आपने तो ऑटोमेटिकली ऑर्बिटल स्पीड इतनी आएगी। टाइम पीरियड कितना रहे? 24 घंटा, ठीक है। तो वो सैटेलाइट बन जाएगी जियो स्टेशनरी, ठीक है। अब चलो, भारत ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया भाई, चलो अच्छा कर दिया। तो ये बताओ फिर अमेरिका कैसे करेगा? ये तो 36,000 किलोमीटर पर ही करना है ना सबको, तो ऐसे लड़ाई नहीं होगी क्या कि भाई सबको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करनी है, सबको कम्युनिकेशन सिग्नल चाहिए, है ना? उनका सेंटर है इधर सिग्नल रिसीव करने वाला। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। इसमें कुछ चैलेंजेस देखो कि भाई सारे कंट्री से इक्वेटर पास नहीं होती, है ना। ज्यादातर लैंड मास इक्वेटर के ऊपर ही है। नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर आपके महाद्वीप हैं, है ना, कॉन्टिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया है नीचे, अफ्रीका से गुजरती है इक्वेटर, है ना। तो यहां भी अगर मेरा कंट्री है, ठीक है, सपोज आई एम हियर, देन ऑल्सो आई विल ऑलवेज बी इन दिस सिचुएशन। ये सैटेलाइट मेरे लिए ऐसे ही रहेगी हमेशा, तब भी मैं सिग्नल रिसीव कर सकता हूँ। ये सैटेलाइट तो पूरा सिग्नल सेंड करेगा भाई, ये जहां तक भी इसका टेंजेंट जाएगा, है ना, वहां तक का एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इक्वेटोरियल प्लेन है, कोई एक पॉइंट तो नहीं है ना। अब एक पूरा सर्कल है, अमेरिका भाई यहां लॉन्च कर देगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहां लॉन्च कर देगा, और ये टकराने वाले भी नहीं है क्योंकि सबकी स्पीड क्या है? सेम। और आप अगर सोचना चाहें तो आप इस नंबर का 2πr निकाल के देखो कि कितनी लेंथ अवेलेबल है जिसमें आप
सरकमफरेंस कितनी है आप निकाल सकते हैं, 2 पाई आर विल गेट ह्यूज सरकमफरेंस, जिसमें आप इनफाइनाइट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, तो कंट्रीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए लेट्स राइट फ्यू इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑन दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। राइट, फर्स्ट पॉइंट, these satellites appear stationary for an observer or from a point on the earth, stationary from a point on the earth दूसरी बात, for a satellite to be a geostationary satellite, for a satellite to be a geostationary satellite, it must fulfill these criterias. Criteria number 1, it should be in the equatorial plane, its orbit should be in equatorial plane, ऐसे लिख सकते हो, its orbit should be in equatorial plane. Second, it should revolve from west to east. For earth I am saying from west to east, that is in the sense of rotation of earth on its axis, that is in the sense of rotation of earth on its axis. Then next, it should have time period, or you say angular speed. It should have time period same as time of rotation of the planet, time period of rotation of the planet on its axis. For the earth it is 24 hours. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड फिक्स हो गया, बाकी सब सैटेलाइट के टाइम पीरियड स्मॉल आर पर डिपेंड करेंगे। टाइम पीरियड फिक्स हो गया, इसलिए उसकी ऑर्बिटल रेडियस भी फिक्स हो गई, कितनी, 36,000 किलोमीटर। ओके, वेल कोई आपत्ति यहां तक? तो ये थी आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऑलराइट, चलिए एक आध सवाल और सॉल्व करते हैं सैटेलाइट मोशन पे। लिखिए, फाइंड एनर्जी needed to increase orbital radius of a satellite from 2R to 4R, where R is radius of earth, capital M is mass of the earth, small m is mass of satellite, आई होप आपने कर लिया होगा, इजी है। तो कोई सैटेलाइट है जो पहले, ये प्लेनेट है, ठीक है, दिस इज प्लेनेट, हियर इज द सेंटर ऑफ प्लेनेट, उसकी ऑर्बिटल रेडियस r1 है, और आप उसे उसकी ऑर्बिटल रेडियस कितना करना चाहते हैं, r2, ठीक है, दिस इज द सैटेलाइट, ये उसका सेंटर पॉइंट है। तो आपको बताना है एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो सिंपल है, फाइनल एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी, सो एनर्जी नीडेड
ठीक है। अब जितना जितना दूर जाएंगे आपको टोटल एनर्जी उतनी ज्यादा चाहिए होगी। तो देखते रहिए क्या मिलेगा आपको। क्या होती है फाइनल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम बाई टू, डोंट फॉरगेट टू यूज द माइनस, माइनस ऑफ जी एम बाय टू आर वन। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई टू, मैंने कॉमन ले लिया, वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। सो इन आवर केस दिस एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ जी एम बाई टू, वन बाय व्हाट इज माई आर टू इज 4r माइनस 2r। कभी कभी वो हाइट देता है कि हाइट पहले की r है दूसरे की 2r है, तो उसमें आपको रेडियस ऑफ प्लेनेट ऐड करना पड़ेगा टू गेट ऑर्बिटल रेडियस। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसका ध्यान रखें। अभी तो मैंने ऑर्बिटल रेडियस ही दे दिया आपको, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई टू, 2/2 लिख लीजिए इसे, तो 2 माइनस 1 यानी कि आ गया 1/4r विद ए माइनस। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी इसे, जी एम बाई 8r पॉजिटिव। दिस मच एनर्जी इज नीडेड फॉर दिस to change its orbit. Clear? Okay, well, let's move. चलो एक क्वेश्चन और देके जा रहा हूं मैं तुमको, सोचो इसके बारे में। क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, और आप वेइंग मशीन लिए, हियर इज द वेइंग मशीन, डायग्राम इज नॉट अप टू द स्केल, ठीक है, और ये तुम खड़े हुए हो, दिन है भाई, सूरज यहाँ पे, दिस इज द सन। सन इतना सा दिख रहा है छोटा सा क्योंकि ये बहुत दूर है ना, हमारा जो व्यू है वो अर्थ के पास में, इवन ये व्यू तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप भी इतने बड़े देखो, अर्थ इतनी बड़ी दिखे, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको डिस्टेंस देता हूँ, ये कैपिटल आर है आपके लिए, ठीक है, और ये स्मॉल आर है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये आपके लिए दिन है, ठीक है, दिस इज डे टाइम फॉर यू। और ये वेइंग मशीन है, आपने यहाँ पे रीडिंग निकाला और आपकी जो रीडिंग आई वो W1 आई, ठीक है। अब आप अपने घर पे बिल्कुल दिन के 12 बजे आपने रीडिंग ली, धरती घूम गई अपनी एक्सिस पे, ठीक है, और अब हो गई आपके यहाँ पे रात, मतलब ऊपर बना ले रहा हूं मैं। अब आ गए आप इधर, ये आपकी वेइंग मशीन, और ऐसा हर दिन होता है, ठीक है, भले ही आपको फील ना हो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरी डे, ठीक है। आप बड़े नहीं हुए, उतने ही हैं। एंड हियर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन बराबर उधर ही है, किधर नहीं गया वो, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है, ठीक है, और ये वेइंग मशीन है, और आपके लिए अभी रात का समय है, अभी दिन था, ये रात हो गई, ठीक है। अब इस केस में आपकी जो रीडिंग है वो आ रही है W2, ठीक है। तो मैंने 4 ऑप्शन जानने हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है विथ एक्सप्लेनेशन कि W1 W2 के इक्वल रहेगा, W1 बड़ा रहेगा W2 से, W1 छोटा रहेगा W2 से, या नन ऑफ दीस, या उससे बेहतर इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। ठीक है, मास ऑफ सन को आप ms मान लीजिए, ठीक है। आपको कंपेयर करना है ये दो चीजें, करके बताइए मुझे व्हाट्सएप पे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं प्लेनेटरी मोशन, दैट इज केपलर्स लॉस। ओके, थैंक यू।